दरवाज़ा एक क्लिक की आवाज़ के साथ खुला, जो शांत कमरे में बेहद साफ सुनाई दी। एक सुंदर लड़की सफ़ेद ड्रेस में लड़खड़ाती हुई अंदर आई। उसके गाल लाल थे और वो हांफती हुई दरवाजे से टिक गई। कमरे में काफ़ी अंधेरा था और वो डर और तकलीफ में बोली, एलियट। उसकी आवाज़ बिल्कुल नवजात बिल्ली के बच्चे की तरह कोमल थी, जो बेहद आकर्षक लग रही थी। कमरे में मौजूद आदमी के चेहरे पर ठंडापन था, लेकिन ये सुनकर उसका गला सूखने लगा। एलियट, लड़की ने फिर से टूटी आवाज़ में पुकारा। उसे सबसे ज्यादा डर अंधेरे से था। अंदर आने के बाद वो डर के मारे दीवार से चिपक गई। जब उसने कमरे में फर्श पर रखे लैंप की हल्की सी रोशनी देखी तो वो उसकी ओर दौड़ी, लेकिन वो एक कदम चूक गई और गलती से स्विमिंग पूल में गिर पड़ी। विंसेंट स्कावो के गार्ड्स, जो अंधेरे में छिपे हुए थे, हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि इस लड़की की यह अप्रत्याशित हरकत ने उन्हें उलझन में डाल दिया था। पिछले भोजों में कई मूर्ख महिलाएं नशे का नाटक कर इस कमरे में घुसने की कोशिश कर चुकी थीं। गार्ड्स को अब तक याद भी नहीं कि उन्होंने कितनों को बाहर फेंका था। पूल से बुलबुलों की आवाज़ आने लगी। लड़की के फेफड़ों में बहुत सारा पानी चला गया था। वो लगातार नीचे डूबती रही, लेकिन वो अपने भाई का नाम पुकारती रही। कुछ देर तक जोरदार संघर्ष करने के बाद वो अचानक एकदम शांत हो गई और उसका शरीर पूरी तरह से नीचे डूब गया। अंधेरे में खड़े आदमी की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन उसके गार्ड्स ने कोई हरकत नहीं की। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर विंसेंट, हो सकता है यह उसकी कोई चाल हो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूल में पड़ी लड़की अचानक हिलने लगी। नीचे से बुलबुलों की एक कतार के साथ उसने अपने हाथ पांव जोर से चलाए और आखिरकार पानी से बाहर निकल आई। साफ था कि यह लड़की बहुत अच्छी तैराक थी। गार्ड्स ने बिना कुछ कहे तिरस्कार से मुस्कान दी, क्योंकि यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। साए में खड़े आदमी का चेहरा और भी ठंडा हो गया। पानी से निकलकर एमिली ब्रिट ने लंबे समय तक खांसा, जिससे उसकी छाती में तेज दर्द हुआ। फिर उसने अपने हाथ और पैर की ओर देखा। उसकी दाहिनी टांग पर जो निशान था वो गायब हो गया था। एमिली ने अविश्वास से अपना चेहरा छुआ। क्या वो बदसूरत नहीं हो गई थी? नहीं। क्या वो मर नहीं गई थी? उसने अविश्वास से पूल की ओर देखा। उसे समझने में काफी वक्त लगा कि वो अब स्कावो के घर पर है, सिटी वाई में, और यह सब जो हुआ, ये तो 7 साल पहले हुआ था। उसने अपना मुंह ढक लिया और हैरानी से निगल गई। वो फिर से जन्म ले चुकी थी और 7 साल पीछे आ चुकी थी। आंसू उसकी आंखों से खुद ब खुद बहने लगे। एमिली ने बार बार अपने आंसू पोंछे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो फिर से जन्म लेगी और उसी दिन पर लौट आएगी। पूल का पानी तेज रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था और एमिली का चेहरा उस साफ पानी की रोशनी में और भी लाल लग रहा था। साए में खड़े आदमी ने हल्का सा भौहें उठाई और उसे ब्रिट्स की रिटार्ड लड़की के रूप में पहचाना, लेकिन उसके हाव भाव देखकर वो सोचने लगा कि क्या वो सच में मंदबुद्धि थी। उसने अपनी मुद्रा बदली और फ्रेंच विंडो के बाहर खड़ी लड़की को बड़े ध्यान से देखने लगा। काफी देर रोने के बाद एमिली को अचानक छींक आई। उसे बहुत चक्कर और गर्मी महसूस होने लगी। तभी उसे याद आया कि उस पर अभी भी एफ्रोडिजियाक, कामोत्तेजक दवा, का असर था। फिर उसने पूल से थोड़ा पानी निकाला और एक बड़ा घूंट भर लिया। गार्ड्स को कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं मिले। ये पहली बार था कि कोई औरत रात के वक्त विंसेंट के कमरे में सिर्फ उसका नहाने का पानी पीने आई हो। पानी पीने के बाद एमिली ने अपना चेहरा थपथपाया और खड़ी हो गई। अब सितंबर का आखिरी हफ्ता था और रात की हवा ने उसे हड्डियों तक जमा दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसे वो भयानक याद दे रही थी। इसी रात उसकी बहन एल्सी ब्रिट ने उसे एफ्रोडिजियाक मिली शराब पिलाकर यह कहकर भेजा था कि उसका भाई यही है। उस समय एक मंदबुद्धि लड़की के रूप में उसने अपनी बहन पर भरोसा कर लिया था। उस रात वो लगभग डूब गई थी। सौभाग्य से एक आदमी ने उसे बचा लिया, लेकिन उस दवा की वजह से वो सबके सामने उस आदमी से लिपट गई थी और तभी से पूरे सिटी वाई में उसे एक रिटार्ड कहा जाने लगा। जैसे ही वो खड़ी हुई, उसकी लंबी सफेद ड्रेस, जो पूरी तरह भीग चुकी थी, उसके शरीर से चिपक गई, जिससे उसका आकर्षक शरीर साफ नजर आ रहा था। सिर झुकाकर उसने कपड़े से पानी निचोड़ा, जिससे उसकी छाती थोड़ी सी उजागर हो गई। साए में खड़े आदमी ने अपने गार्ड्स की ओर ठंडी निगाह डाली और वे तुरंत सिर झुका गए, लेकिन वे संशय और जिज्ञासा से भरे हुए थे। इससे पहले जितनी भी औरतें विंसेंट के कमरे में आई थीं,
वे सब आधे कपड़ों में रहती थीं। लेकिन ये लड़की कुछ अलग थी। एमिली ने अपनी भीगी हुई ड्रेस निचोड़ी, फिर बालों से पानी निकाला। उसने काले अंधेरे कमरे की ओर देखा और नंगे पांव अंदर चली गई। वो वहां से निकल जाना चाहती थी, इससे पहले कि उसकी बहन कुछ और मेहमानों को ले आए। कुछ कदम चलने के बाद एमिली को डर ने जकड़ लिया और वो कांपने लगी। कमरे में कोई था। दूसरे शब्दों में, जिस इंसान ने उसे पिछली जिंदगी में बचाया था, वो शायद अभी इसी अंधेरे में था। हेलो, क्या मैं कुछ कपड़े ले सकती हूँ? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया और माहौल में अजीब सी खामोशी फैल गई। एमिली सहम गई। मैं इसे हाँ समझती हूँ। धन्यवाद, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। दीवार से टिककर उसने लाइट स्विच टटोलने की कोशिश की। जब वो असफल रही तो अंधेरे में अलमारी खोजने लगी। किस्मत से उसे अलमारी मिल गई। उसने सीधे अपनी भीगी हुई ड्रेस उतार दी और उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ठीक सामने एक आदमी खड़ा है। विंसेंट उसकी खूबसूरत काया को बहुत ध्यान से देख रहा था। एमिली ने एक शर्ट टटोली और जल्दी से पहन ली। शर्ट इतनी लंबी थी कि उसकी जांघ तक ढंक गई। तभी उसे दोबारा बहुत गर्मी महसूस हुई और उसके पैर कांपने लगे। जब वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी तो संतुलन खो बैठी और सीधा विंसेंट के सामने उसके बीच वाले हिस्से की ओर गिर पड़ी। उसी पल दरवाजे के बाहर कदमों की आहट और घबराहट भरी आवाजें सुनाई दी। एमिली, तुम कहाँ हो? क्या वो मिस्टर विंसेंट के कमरे में चली गई है? कुछ ही सेकंड बाद एक झुंड दरवाजे तक पहुंच गया। किसी ने दरवाजा खटखटाया और धीमे से कहा, मिस्टर विंसेंट। घबराई हुई एमिली उठने की कोशिश करने लगी। जब उसने हाथ बढ़ाया तो दो मजबूत टांगों से उसका स्पर्श हुआ। कांपते हुए हाथों से वो उस जगह को छूने लगी जहां अभी उसका चेहरा टकराया था। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, क्या हुआ? ब्रिट्स की सबसे छोटी बेटी गायब है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो आपके कमरे में आ गई है? एमिली का शरीर और भी गर्म हो गया था। उसे उस आदमी की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसमें कोई गहराई थी जो उसे आकर्षक लगी। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीधे उस आदमी की बाहों में गिर पड़ी और उसके शरीर की ठंडी तापमान को महसूस किया। मजबूरी में उसकी बाहें पकड़ते हुए एमिली कांपती आवाज में बोली, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज एक बिल्ली के बच्चे की तरह नर्म और मीठी थी, जिसने विंसेंट के भीतर तुरंत ही चाहत की लहर दौड़ा दी। उसने अपनी तर्जनी से एमिली की ठुड्डी उठाई। अभी कुछ देर पहले उसका चेहरा पीला था, लेकिन अब वो लाल हो चुका था, जो कुछ अजीब लग रहा था। क्या उसे कोई नशा दिया गया है? ये बात कुछ हद तक समझ में आने लगी। मिस्टर विंसेंट, बाहर से एक महिला की आवाज आई। माफ कीजिएगा परेशान करने के लिए, लेकिन मेरी बहन, तुम्हारी बहन। विंसेंट ने अंधेरे में लड़की के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर हल्की लेकिन मोहक आवाज में पूछा, वो दिखती कैसी है? बाहर खड़ी एमिली की बहन एक पल को चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि हमेशा औरतों से नफरत करने वाले विंसेंट ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। लेकिन बिना देर किए उसने बताया, वो सफेद ड्रेस में है, छोटा सा चेहरा है, बड़ी आंखें। लेकिन मेरी बहन मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि? विंसेंट ने और जोर से एमिली की ठुड्डी थाम ली। वो नशे में पूरी तरह झुकी हुई थी। उसके हल्के खुले गुलाबी होंठ बेहद आकर्षक लग रहे थे। एफ्रोडिजियाक के तीव्र प्रभाव के कारण एमिली ने अचानक भौहें सिकोड़ ली और होंठ काट लिए। एक पल में ही उसके होठों से खून रिसने लगा और वे लाल पड़ गए। विंसेंट ने भौहें सिकोड़ते हुए अचानक अपनी तर्जनी उसकी मुंह में डाल दी। अंधेरे में छिपे गार्ड्स हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि विंसेंट, जो हमेशा औरतों से दूरी बनाए रखता है, अपने उस नियम को तोड़ देगा। एमिली पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। उसे हल्का सा महसूस हुआ कि उसने किसी की उंगली काट ली है, लेकिन अंधेरे में वो चेहरे को पहचान नहीं पाई। बस दरवाजे के बाहर किसी के विंसेंट कहने की आवाज सुनाई दी। विंसेंट, क्या वही है जो कम उम्र में मर गया था? तुमने क्या कहा? उस आदमी ने अचानक उसकी ठुड्डी जोर से पकड़ी। तभी एमिली को समझ आया कि उसने अनजाने में अपने असली विचार जोर से कह दिए थे। विंसेंट स्कावो सिटी वाई का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। जब उसने 20 की उम्र में अपने परिवार का बिजनेस संभाला तो उसने मशीनरी, रियल एस्टेट और कई बड़े उद्योगों में एकाधिकार कर लिया। अगले 5 सालों में उसने स्कावो कॉर्पोरेशन को शहर की लगभग हर इंडस्ट्री में फैला दिया। कहा जाता है कि विंसेंट एक बेरहम और पत्थरदिल आदमी था, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो पूरा शहर शोक में डूब गया था।
एमिली की बहन एल्सी तक अपने कमरे में बैठकर रोई थी। मिस्टर विंसेंट, एल्सी ने फिर दरवाजे के बाहर धीमे से कहा। दफा हो जाओ। बाहर खड़े लोग चौंक गए और एल्सी का चेहरा भी एकदम पीला पड़ गया। साफ था कि विंसेंट वाकई चिड़चिड़ा और अप्रत्याशित है। जो बटलर उन्हें लाया था उसने तुरंत माफी मांगी। हमें खेद है मिस्टर विंसेंट, हम अब जा रहे हैं। इतना कहकर वे सब तेजी से वहां से निकल गए। अंदर कमरे में विंसेंट का हाथ एमिली की गर्दन पर कसता जा रहा था। उसकी निगाहें ठंडी थीं और वो किसी भी पल उसे गला घोंटकर मार सकता था। एमिली ने आवाज नहीं निकाली, बस कमजोरी से छटपटाई। उसकी बहन ठीक बाहर खड़ी थी, लेकिन एमिली ने उससे मदद नहीं मांगी, बल्कि उसने विंसेंट का हाथ पकड़ा और उससे ही मदद की गुहार लगाई। विंसेंट ने अचानक हाथ हटाया और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। कम उम्र में मर गया, उसने हंसते हुए ताना मारा। क्या यह मेरा ध्यान खींचने का नया तरीका है? उसकी आवाज में तिरस्कार और अहंकार साफ झलक रहा था। बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम होने के नाते वो हमेशा सख्त और दूर दराज रहने वाला इंसान माना जाता था। उसके बर्ताव और आवाज में जितनी ठंडक थी, एमिली को उसके शरीर से भी उतनी ही बर्फ जैसी सर्दी महसूस हो रही थी। दुनिया उसके नाम से ही कांपती थी, लेकिन एमिली को उसकी मौजूदगी से जरा भी डर नहीं लग रहा था। जमीन पर लेटी एमिली ने हाँफते हुए कहा, अगले साल 17 नवंबर की सुबह तुम मर जाओगे। तुरंत ही अंधेरे में छिपे गार्ड्स बाहर निकल आए, तैयार थे उस मूर्ख लड़की को बाहर फेंकने के लिए। लेकिन विंसेंट ने उन्हें रोकने का इशारा किया। वो नीचे झुका, उसके चेहरे पर अब भी एक ठंडी परछाई थी और एक शैतानी मुस्कान के साथ पूछा, मैं कैसे मरूंगा? पिछली जिंदगी की कठोरता झेल चुकी एमिली, जो पहले मंदबुद्धि मानी जाती थी, अब पुनर्जन्म के बाद सब कुछ समझने लगी थी। उसके भाई ने भी कभी उसे मंदबुद्धि नहीं समझा था। उसने एमिली को बाहर की दुनिया की हर छोटी बड़ी बात बताई थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर किसी भट्टी में जल रहा हो और वो लगभग होश खो बैठी थी। लेकिन फिर भी उसने बमुश्किल एक फटी हुई आवाज में कहा, चाइनीज मेडिसिन। विंसेंट के चेहरे पर हैरानी की एक लहर दौड़ गई और सारे गार्ड्स एमिली की ओर दहशत में देखने लगे। विंसेंट की टांग की समस्या के बारे में केवल उसके भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स को ही पता था। यहाँ तक कि उसके पिता को भी इसकी भनक नहीं थी। जो टीसीएम डॉक्टर बुलाया गया था, वो अभी सिर्फ दवाइयों का नुस्खा ही तैयार कर रहा था। विंसेंट ने अब तक वो दवा लेना शुरू भी नहीं किया था। लेकिन ब्रिट परिवार की यह मंदबुद्धि लड़की कह रही थी कि विंसेंट अगले साल चाइनीज मेडिसिन लेने से मर जाएगा। गार्ड्स के मन में हैरानी और डर की मिली जुली भावना थी। भोज हॉल में कुछ कुलीन मेहमानों के साथ शराब पीने के बाद बेवली ब्रिट दूर कहीं देखते हुए मुस्कुराई। फिर उसने अपनी बेटी से फुसफुसाकर पूछा, अब क्या चल रहा है? वो मंदबुद्धि कहाँ है? एल्सी ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे नहीं पता, मैंने खुद उसे मिस्टर विंसेंट के कमरे में जाते हुए देखा था, लेकिन मिस्टर विंसेंट ने तो जैसे उसे देखा ही नहीं। बेवली ने झुंझलाकर कहा, भोज तो अब खत्म होने ही वाला है। जाओ, ढूंढो उसे। मैंने हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। एल्सी ने झल्लाकर वाइन की एक चुस्की ली। कोई इंसान ऐसे ही हवा में नहीं उड़ सकता, वो चाहे मंदबुद्धि ही सही, लेकिन हमारे लिए फायदे। उसी वक्त ऊपर निगाह डालते हुए एल्सी ने देखा कि एक डॉक्टर को जल्दी जल्दी दूसरी मंजिल की ओर ले जाया जा रहा है। उसने उलझन में उस दिशा में देखा। कुछ पल बाद वो सिर हिलाते हुए बड़बड़ाई, ये असंभव है कि विंसेंट उस मंदबुद्धि के लिए डॉक्टर बुलाए। इस बीच एमिली सपना देख रही थी। सपने में एल्सी ने तेज चाकू से उसका चेहरा काट दिया और दर्द से एमिली का शरीर सुन्न हो गया। उसने होंठ भींच ली और अविश्वास से एल्सी को देखा। एल्सी, क्यों? एमिली ने खुद को सपने में फुसफुसाते सुना। क्यों? एल्सी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। एलियट की जिंदगी बर्बाद हुई सिर्फ तुम्हारी वजह से, और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्यों? हमारा परिवार इस हालत में सिर्फ तुम्हारे बेवकूफ चेहरे की वजह से आया। सब तुम्हारी गलती है। इतना कहते हुए उसने बेरहमी से चाकू एमिली के सीने में घोंप दिया। एमिली डर के मारे चिल्ला उठी। वो एक झटके से बिस्तर से उठ बैठी और बगल में खड़े आदमी को कसकर पकड़ लिया। कमरे में मौजूद सभी गार्ड्स ने अनायास ही गला निगल लिया। क्रिस्टल झूमरों से तेज रोशनी निकल रही थी, जो इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि एमिली ने अपनी आंखें बंद कर लीं। साथ ही उसे सिगरेट और शराब की हल्की सी गंध महसूस हुई।
वो भ्रमित सी होकर उस आदमी से अलग हुई। वो आदमी हल्का सा भौहें चढ़ाकर गहरे काले आंखों से उसे घूर रहा था, जैसे कोई जंगली भेड़िया हमला करने के लिए तैयार हो। उसके होंठ पतले थे, चेहरा कोनों वाला, और काले सूट में वो बेहद ऊंचा और आकर्षक लग रहा था। उसके हर हाव भाव में एक शाही ठाठ था। तुम कौन हो? एमिली की निगाहें उस पर टिक गईं। शायद वो अब तक देखे गए सबसे हैंडसम आदमी में से एक था। उसकी नाक तीखी थी और मोटी भौहों के नीचे 2 ठंडी आंखें थीं। भले ही वे आमने सामने खड़े थे, लेकिन एमिली को उसकी आंखों में अपनी परछाई भी नहीं दिख रही थी, जैसे उसकी दुनिया में किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं थी। एमिली की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा झुका, जिससे उसकी खूबसूरत जबड़े की रेखा और उभर आई। अभी अभी तुमने ही कहा था कि मैं कम उम्र में मर जाऊंगा। अब मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही? एमिली अवाक रह गई। आप मिस्टर विंसेंट हैं? उसने हमेशा सुना था कि विंसेंट एक बेहद हैंडसम आदमी है, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में वो कभी विंसेंट से नहीं मिली थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो दिखते कैसे हैं। स्कावो परिवार के साथ 20 साल से ज्यादा समय से जुड़े डॉक्टर को अब डर लगने लगा था। वो तो अपने कानों को ढक लेना चाहता। थैंक यू, एमिली ने सच्चे मन से शुक्रिया कहा। अब जब एफ्रोडिसियाक का असर खत्म हो चुका था, वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। हालांकि शरीर थोड़ा कमजोर था, उसे नहीं पता था कि वो खड़ी भी हो पाएगी या नहीं। वो सहारा लेते हुए बिस्तर के पास पहुंची। ऊपर देखा तो पाया कि विंसेंट की स्थिर और गहरी नजरें उसी पर टिकी थीं। विंसेंट ने उसकी बात पर भौहें चढ़ा लीं। एमिली ने धीमे स्वर में आगे कहा, मुझे लगता है कि उन्हें पैसे चाहिए थे। एक मंदबुद्धि लड़की आपके कमरे में घुसेगी तो आपकी इज्जत खराब होगी। शायद उन्हें लगा होगा कि आप चुप रहने के लिए हमारे परिवार को मोटी रकम देंगे। अगर हमारे बीच कुछ हो ही जाता तो। विंसेंट उसकी ओर झुका। एमिली को समझ नहीं आया कि विंसेंट अपनी छवि से इतने अलग क्यों लग रहे हैं। कपड़े पहनो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। विंसेंट ने बिस्तर पर रखी एक नई सफेद ड्रेस की ओर इशारा किया। एमिली असहज महसूस करते हुए पीछे हट गई। मैं खुद ही चली जाऊंगी। विंसेंट फिर से उसकी ओर झुका, दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर दीवार पर टिकाए। एमिली की हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर देखे। तभी उसकी कानों में विंसेंट की भारी और गूंजती आवाज पड़ी, जैसे किसी तूफान की गर्जना हो। तुम मेरे कमरे में 1 घंटे से ज्यादा रुकी हो। तुम्हें अकेले भेजना किसी जेंटलमैन का काम नहीं। ये तो एमिली की कल्पना से भी बाहर था। भोज हॉल में अब तक आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे। रात के 10:30 बज चुके थे। बेवली बाहर से तो शांत और शालीन दिख रही थी, लेकिन अंदर से बेहद बेचैन थी। अब तक वो मिली नहीं। एल्सी भी परेशान थी। नहीं, स्कावो परिवार ने भी अपने लोग लगाए थे, लेकिन वो भी नहीं ढूंढ पाए। कम भक्त। वो गई तो गई कहाँ? बेवली इतनी गुस्से में थी कि अपना आपा खोने ही वाली थी। मॉम, एल्सी ने अचानक अपनी माँ की बांह पकड़ ली। बेवली ने चिढ़कर उसकी ओर देखा। अब क्या हुआ? एल्सी ने एक दिशा में देखा और जोर से अपनी माँ की आस्तीन खींचने लगी। मॉम, बेवली ने झल्लाकर हाथ झटक दिया। सीधे मुद्दे पर आओ। मैंने कितनी बार कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी गरिमा मत खो। बेवली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने उस दिशा में देखा और वहां एमिली और उसके साथ चल रही उस आदमी को देख लिया। मिस्टर विंसेंट, बेवली हैरानी से चिल्ला उठी। सीढ़ियों पर खड़ी एमिली ने एक बिल्कुल सफेद ड्रेस पहन रखी थी। उसके नाजुक चेहरे पर 2 बड़ी-बड़ी लेकिन उदास आंखें थीं। होंठ थोड़े निकले हुए थे, जिससे वो बेहद मासूम लग रही थी। उसके बगल में खड़ा आदमी काले सूट में था। उसकी कद काठी ऊंची और चेहरा बहुत आकर्षक था, घनी भौहें, सीधी नाक और स्पष्ट जबड़ा। लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही ठंडापन था। जब उसकी ठंडी निगाहें हॉल में घूमे तो कई मेहमानों की तो नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो वही विंसेंट था जो आज रात के भोज में शामिल नहीं हुआ था। बेवली तुरंत एल्सी को लेकर वहां पहुंची। माफ कीजिए मिस्टर विंसेंट, मेरी बेटी ने परेशान किया। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। बेवली के चेहरे पर खेद जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष साफ झलक रहा था। शायद अपनी सबसे छोटी बेटी को विंसेंट के साथ खड़ा देखना ही उसके अहंकार को संतुष्ट कर रहा था। एल्सी ने भी धीमे से कहा, एमिली, इधर आओ। लेकिन एल्सी समझ ही नहीं पा रही थी कि विंसेंट उसकी मंदबुद्धि बहन के साथ क्यों खड़े हैं।
उन्होंने एमिली को गुस्से से बाहर क्यों नहीं फेंका? सुना था कि इससे पहले जब भी किसी औरत ने विंसेंट के कमरे में घुसने की कोशिश की, उसे बेरहमी से निकाल दिया गया। जैसे ही एमिली की नज़र एल्सी पर पड़ी, उसे याद आ गया कि किस तरह उसी ने उसका चेहरा चाकू से काटा था। गुस्से से उसका दिल जल उठा, लेकिन वो जानबूझकर सहम गई और विंसेंट की आस्तीन पकड़ ली। एल्सी के चेहरे पर एक अजीब सी झेप आ गई। एमिली को आखिर हुआ क्या था? दवा का असर तो अब तक उतर गया होगा। क्या विंसेंट ने ही उसकी मदद की थी? एमिली का डरा हुआ चेहरा देखकर एल्सी और भी उलझ गई। क्या एमिली को पता चल गया था कि उसी ने उसे नशा दिया था? यह असंभव था। एमिली तो मंदबुद्धि थी, उसे ये सब कैसे पता चल सकता था? इन सारे सवालों के बावजूद एल्सी ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। उसने कोमलता से पूछा, एमिली, क्या हुआ? एमिली ने होंठ सिकोड़ लिए और फूट फूट कर रो पड़ी। एल्सी, मुझे बहुत डर लग रहा है। एलियट नहीं दिखा, मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। पानी बहुत ठंडा था, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन विंसेंट ने एक पल के लिए अपनी भौहें ऊपर उठाई थी। हॉल में अचानक हलचल मच गई। एमिली की कुछ ही बातों से सब कुछ साफ हो गया। सबको समझ आ गया कि यह मंदबुद्धि लड़की अपने भाई को ढूंढने गई थी, लेकिन गलती से विंसेंट के पूल में गिर गई और विंसेंट ने ही उसे बचाया। मगर एलियट तो इस भोज में आया ही नहीं था। इसका मतलब साफ था, बेवली और एल्सी ने एमिली से झूठ बोला था। वहां मौजूद सभी मेहमान अब उन्हें घृणा की नज़र से देखने लगे। एमिली भले ही ब्रिट परिवार की असली बेटी थी, लेकिन मंदबुद्धि होने के कारण बेवली के लिए कोई खतरा नहीं थी। फिर भी उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? आज के मौके पर उसकी देखभाल करने की जगह बेवली ने एमिली को एलियट के नाम पर विंसेंट के कमरे में भेज दिया। इसका मतलब कुछ और ही था। मत रो बेटा, क्या हुआ था? बेवली ने बनावटी ममता से एमिली को गले लगाया। अच्छी बच्ची बनो, माँ अभी तुम्हें घर ले चलती है। आंटी, मुझे अपनी माँ से मिलना है, एमिली ने सिसकते हुए कहा। बेवली का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। वो तो उसे चीरकर फेंक देना चाहती थी, लेकिन चेहरा मासूम बनाए रखा। ठीक है बेटा, बस अब मत रो, मैं तुम्हें जिससे मिलना है उससे मिलवाऊंगी। एल्सी ने अपने बालों की एक लट कान के पीछे करते हुए विंसेंट की तरफ एक मीठी मुस्कान डाली। थैंक यू फॉर सेविंग माई सिस्टर, मिस्टर विंसेंट। विंसेंट के पीछे खड़े उनके सहायक ने आगे आकर विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ धन्यवाद कहने से आपकी कृतज्ञता पूरी नहीं होती। मिस्टर विंसेंट, आप क्या कहना चाहते हैं? एल्सी ने हल्की शर्म से मुस्कुराते हुए कहा। अगर विंसेंट पूछते कि वो कैसे धन्यवाद देगी, तो वह उन्हें डिनर पर बुला सकती थी। और फिर मिस एमिली के कारण पूल का पानी प्रदूषित हो गया है और मिस्टर विंसेंट इससे बेहद असंतुष्ट हैं। वो अब पूल को तोड़कर नया बनवाने जा रहे हैं। विंसेंट के सहायक ने टैबलेट पर देखकर कीमत पढ़ी। मिसेस ब्रिट, कृपया जल्दी से पुनर्निर्माण की राशि तैयार करवा दें, क्योंकि हमें जल्दी काम शुरू करना है। एल्सी तो बिल्कुल सन्न रह गई। उसे होश में आने में काफी समय लग गया। एमिली, जो अभी तक मंदबुद्धि होने का नाटक कर रही थी, अपनी रोती हुई शक्ल छुपाते हुए अंदर ही अंदर हंसी रोक रही थी। शुक्र है कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक चालाक औरत होने के नाते बेवली ने खुद को जल्दी ही संभाल लिया। कोई बात नहीं, उसने जबरदस्ती मुस्कान देते हुए कहा, लेकिन उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अब रो पड़ेगी। आखिरकार विंसेंट ने कुछ कहा, लेकिन उसकी बात एमिली से थी। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बेवली का मुंह खुला का खुला रह गया। एल्सी भी अपना चेहरा संभाल नहीं पाई और एमिली की तरफ हैरानी से देखने लगी। बाकी मेहमान भी बिल्कुल चौंक गए। एक मंदबुद्धि लड़की को विंसेंट खुद छोड़ने जा रहे हैं? क्या उन्होंने एमिली में कुछ खास देख लिया है? आज के भोज में आई इतनी सारी औरतों में से उसे ब्रिट परिवार की मंदबुद्धि लड़की में दिलचस्पी हो गई। अगर मिस्टर ऑरलैंडो, विंसेंट के पिता, वहां रुके होते तो शायद गुस्से से बेहोश हो जाते। एमिली थोड़ी देर के लिए उलझन में थी, फिर होंठ फुला ली और रुआसी हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि विंसेंट क्या करने जा रहे थे। बेवली ने उसे विंसेंट की ओर धक्का देते हुए कहा, जल्दी करो, मिस्टर विंसेंट के साथ जाओ। एमिली के नन्हे से चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही थी, और इस बार वो दिखावा नहीं कर रही थी। विंसेंट ने उसकी ओर देखा, फिर आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली और दरवाजे की ओर ले गए। मेहमानों ने फिर से हैरानी से सांस खींची। जिस मिस्टर विंसेंट को अब तक ब्रह्मचारी समझा जाता था,
वो अब एक लड़की नहीं, एक मंदबुद्धि लड़की का हाथ पकड़ रहे थे। विंसेंट के गार्ड्स और उनके सहायक तक हैरान रह गए। फिर वे फौरन उनकी कार तैयार करने दौड़े और दरवाज़ा खोल दिया। एमिली ने पीछे मुड़कर देखा तो बेवली और एल्सी उसे मिली जुली भावनाओं से देख रही थीं। जैसे ही एमिली ने उनकी ओर देखा, दोनों मुस्कुराई और हाथ हिलाया। जाओ, हम जल्दी मिलेंगे। एमिली अभी भी होंठ फुलाए खड़ी थी, आंसू गालों पर टपक रहे थे। वो कार के पास खड़ी थी, पर चढ़ने से इनकार कर रही थी। भले ही वो मंदबुद्धि थी, लेकिन उसे पता था कि उसका परिवार कौन है। वो यूं ही किसी अनजान की कार में क्यों चढ़े? भले ही उसने उसकी जान बचाई हो, पर उसे जीवनदान जैसी कोई बात समझ में नहीं आती थी। उसे सिर्फ एक चीज पता थी। तभी सहायक एक बड़ी प्लेट में केक और पेस्ट्री लेकर कार में चढ़ा। एमिली की आंखें चमक उठी और वो तुरंत कार में चढ़ गई। थोड़ी दूर खड़े बाकी लोग जो ये सब देख रहे थे, खुद को रोक नहीं सके और बोले, सच में मंदबुद्धि है। वहीं सबके बीच खड़ी एल्सी गुस्से से दांत पीसने लगी। वो मंदबुद्धि आखिर कैसे मिस्टर विंसेंट की कार में बैठ गई? अपने पापा को फोन करो और कहो कि मिस्टर विंसेंट को घर बुलाएं। बेवली ने हड़बड़ी में एल्सी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें तुरंत वहां जाना होगा। एल्सी के दिल में नफरत उबाल मार रही थी। उसका भाई एलियट उस मंदबुद्धि के लिए इतना अच्छा क्यों था, और अब विंसेंट भी? उसमें ऐसा क्या था? कार के अंदर जब एमिली ने आखिरी मैंगो केक खा लिया, तो विस्कावो परिवार की हवेली से बहुत दूर निकल चुके थे। अब जब कोई देखने वाला नहीं था, तो उसे मूर्ख बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। उसने सिर घुमाया तो देखा कि पास बैठे विंसेंट उसे सीधी नजरों से देख रहे थे। न जाने कब से वे उसे देख रहे थे। एमिली को शब्द नहीं सूझे। क्या उसे अपना नाटक जारी रखना चाहिए? कुछ पल सोचने के बाद एमिली ने एक झेपती सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। सामने बैठे विंसेंट के सहायक ने चाहकर भी रिव्यू मिरर में झांक कर देखा। मिस एमिली इतनी बेहतरीन अदाकारा थी कि वो खुद भी उनके झांसे में आ ही जाता। उसे ये समझ नहीं आया कि एमिली अब तक ये मंदबुद्धि वाला नाटक क्यों कर रही थी। विंसेंट ने भी उसका साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने गहरी, गंभीर आवाज में पूछा, और चाहिए? उन्होंने उसके होठों पर लगा क्रीम अपने अंगूठे से पोंछ दिया। एमिली चौंकी जरूर, लेकिन असहज नहीं हुई। उसके अपने घर पर भी उसका भाई उसके साथ बहुत कोमल व्यवहार करता था। शायद विंसेंट भी उसे अपनी बहन की तरह मान रहे थे। नहीं, धन्यवाद, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। एमिली ने सिर हिलाया। अच्छा है, विंसेंट ने संक्षेप में कहा और फिर चुप हो गए। कार की मध्यम रोशनी में खिड़की से सिर्फ स्ट्रीट लाइट की चमक आ जा रही थी, जिससे पास बैठे व्यक्ति की तीखी परछाई दिख रही थी। कुछ देर बाद एमिली ने विंसेंट की तरफ एक नज़र डाली और पूछा, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? क्या? उन्होंने सिर घुमाया। उनका ठंडा चेहरा एकदम शानदार लग रहा था। स्ट्रीट लाइट की रेखाओं में उनकी घनी भौहें और पतले होंठ साफ दिख रहे थे। आधा चेहरा अंधेरे में था और आंखों से ठंडापन और उदासी झलक रही थी। बिना किसी हाव भाव के भी वो बेहद आकर्षक लग रहे थे। एमिली अपने भाई के बेहद करीब थी, और वह भी काफी हैंडसम था। इसलिए उसे विंसेंट की सुंदरता से आकर्षण नहीं हुआ, बल्कि डर लगा। वो खिड़की से सटकर बैठ गई और झिझकते हुए बोली, जैसे, मैं ये कैसे जान गई कि आप अगले साल मरने वाले हैं? एलियट ब्रिट परिवार का सबसे बड़ा बेटा, आधी रात के करीब घर लौटा। अंदर आते ही उसे बटलर से सब कुछ पता चला। आमतौर पर वह नहाने के बाद एमिली को सिर्फ शुभरात्रि कहने जाता था, लेकिन आज वो सीधे उसके बेडरूम में चला गया। एमिली सोने का नाटक कर रही थी। जब से उसे यह एहसास हुआ था कि वो पुनर्जन्म लेकर लौटी है, वो नहीं समझ पा रही थी कि एलियट का सामना कैसे करे। पिछली जिंदगी में मरने से पहले एल्सी ने बताया था कि एलियट उससे प्यार करता था। उसके वो शब्द आज भी एमिली के जहन में गूंजते थे। पिछली जिंदगी में एलियट ने उसके लिए एक आदमी से लड़ाई की थी और बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन एमिली उसके मरने से पहले अस्पताल नहीं पहुंच सकी थी। उसे अपने माथे पर गर्माहट महसूस हुई। एलियट की हथेली थी। उसने एमिली का माथा सहलाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, माफ करना, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। बटलर एक कटोरा लेकर आया और बोला, मिस्टर एलियट, अदरक वाला सूप। एलियट पलटा, कटोरा लिया और इशारे में बटलर को जाने को कहा। बटलर जाते हुए बिस्तर पर लेटी एमिली को देखकर मन ही मन सोचने लगा,
मिस एमिली तो दिन पर दिन और भी सुंदर होती जा रही हैं। काश कि वो मंदबुद्धि न होती। एमिली, एमिली, उठो और अपना कोला पी लो। एलियट ने धीरे से उसका कंधा हिलाया। एमिली को याद आया कि पिछली जिंदगी में जब भी वो बीमार होती, एलियट उसे कोला पीने के लिए कहता था, जो असल में पीने वाली दवाई होती थी, जिसका स्वाद बेहद कड़वा होता था। एमिली ने नींद से उठने का बहाना करते हुए धीरे से कहा, एलियट। एलियट ने उसे नरमी से देखा। अच्छी बच्ची बनो, सोने से पहले कोला पी लो। एमिली ने अदरक वाला सूप पी लिया, जिसमें वाकई कोला मिला हुआ था, इसलिए उसका स्वाद ज्यादा तेज नहीं था। उसे पीते ही शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। वो बिस्तर पर लेट गई और उनींदी आंखों से एलियट को देखते हुए बोली, गुड नाइट, एलियट। एलियट ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एमिली ने अपनी आंखें खोल दी। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया, बालकनी में गई और चुपचाप अगली बालकनी में कूद गई। उसके हाथ में रसोई से चुराया गया चाकू था, जिसने पिछली जिंदगी में उसकी हत्या की थी। वो ठीक अगल बगल वाले कमरे में ही रहता था। वो कैसे चैन से सो सकती थी? उसे आज भी याद था कैसे चाकू ने उसके चेहरे को चीर दिया था। वो जलन, वो तापमान और खून की गंध। उसने चाकू को कसकर पकड़ा और गुस्से से कांपने लगी, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत एल्सी कमरे में नहीं थी। कमरे की लाइटें जली हुई थीं और बिस्तर व ड्रेसिंग टेबल पर कुछ कागज पड़े थे। चारों तरफ की खामोशी से साफ था कि एल्सी बाथरूम में भी नहीं थी। आधी रात को वो आखिर गई कहाँ? एमिली ने बिस्तर पर पड़े कागजों की ओर देखा और सन रह गई। वो ब्रिट ग्रुप की बोली लगाने से जुड़ी फाइलें थीं। एमिली को याद था, पिछली जिंदगी में एलियट ने उसे बताया था कि इन फाइलों के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिससे उनकी बोली बाकी कंपनियों से 3 गुना कम रही और प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ये फाइलें यहाँ कैसे? उसी वक्त बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। एमिली तेजी से बालकनी में लौट गई और छुपकर देखने लगी। उसने देखा कि एल्सी ने वो फाइलें बिस्तर पर चादर के नीचे छुपा दी और संतुष्ट होकर बिस्तर थपथपाया। तभी एक कॉल आया। एल्सी ने फोन उठाया और कुछ बातें की। एमिली ने सुनने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। उसने थोड़ा और आगे झुकने की कोशिश की। अचानक उसका हाथ एक फूलदान से टकरा गया और आवाज हो गई, कौन है वहाँ? एल्सी का चेहरा एकदम डर से बदल गया। उसने बालकनी की लाइट जलाई और बाहर भागी, लेकिन वहाँ उसे एक बिल्ली मिली जो फूलदान के नीचे बैठी थी। ओह, तुम हो, प्यारी बिल्ली, अब तक जाग रही हो? उसने बिल्ली को उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और वापस उसके बिस्तर में रख दिया। एमिली सिकुड़कर अपनी बालकनी में फूलदान स्टैंड के पीछे छिप गई। जब तक एल्सी ने लाइट बंद नहीं की, उसने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। अब वो एल्सी को नहीं मार सकती थी, क्योंकि उसे असली गुनहगार को भी ढूंढना था। लेकिन वो एलियट को गोली वाली फाइलों के बारे में कैसे बताए? एमिली आमतौर पर सुबह देर से उठती थी, इसलिए वो एलियट से ज्यादा मिल नहीं पाती थी। लेकिन अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गई। जब वो नीचे आए तो उसने देखा कि एलियट डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे थे। एलियट को सफेद शर्ट पहनना पसंद था। खुले कॉलर के साथ वो बिल्कुल आरामदायक और बेपरवाह लग रहे थे। उनकी पलकें थोड़ी भारी थीं और होंठ पतले। नाश्ते के वक्त उन्हें अपने फोन पर न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता था। एमिली को हमेशा लगता था कि एलियट दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान हैं, जब तक कि कल उसने विंसेंट को नहीं देखा था। हालांकि विंसेंट की शक्ल जरूर आकर्षक थी, लेकिन एलियट अंदर और बाहर दोनों से सुंदर थे। एमिली उन्हें दिल से पसंद करती थी, लेकिन एल्सी की बातों को याद करके उसने खुद को ये समझाया कि अब वो एलियट से ज्यादा नजदीक नहीं हो सकती। इतनी सुबह सुबह उठ कैसे गई? एलियट ने उसे देखा। एमिली मुस्कुराई और दौड़ती हुई आई। एलियट। एलियट ने उसके लिए कुर्सी खींच दी और फिर पूछा, कल रात ठीक से नींद नहीं आई क्या? इतनी जल्दी कैसे उठ गई? एमिली मुस्कुराते हुए बैठ गई, लेकिन उसकी नज़र टेबल पर रखी फाइलों पर टिक गई। एलियट की बात पर उसने पेट सहलाते हुए मुंह फुलाकर कहा, मुझे भूख लगी है। एलियट ने उसके सिर पर हाथ फेरा और रसोई की तरफ इशारा करते हुए कहा, लोला, सैंडविच ले आओ। लेकिन वो तो मिस एल्सी के लिए हैं। लोला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने एलियट का सख्त चेहरा देख लिया। वो तुरंत चुप हो गई और एल्सी के लिए दोबारा सैंडविच बनाने चली गई।
आई हैव टू गो टू द कंपनी। हैरल्ड तुम्हें नाश्ते के बाद गार्डन ले जाएगा, ठीक है? एलियट ने अपना मुंह पोंछा और खड़े हो गए। ये सुनते ही एमिली घबरा गई। उसने एलियट के अधूरे दूध की तरफ देखा, फिर जल्दी से उठकर ग्लास उठा लिया और देने लगी। एलियट, अपना दूध खत्म करो, वरना पापा नाराज होंगे। एलियट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगले ही पल एमिली के हाथ कांप गए और दूध सीधे बोली की फाइलों पर गिर गया। नीचे आती एल्सी ने ये देखा और चीख पड़ी, ये क्या किया? एमिली जैसे डर गई हो, चुपचाप खड़ी रही। चेहरा पीला पड़ गया और उसकी बड़ी आंखों में डर और घबराहट भर गई। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में एक और कॉपी प्रिंट कर लूंगा। एलियट ने फाइलें एक तरफ रख दी और टिश्यू से एमिली के हाथ साफ करने लगे। एल्सी दौड़कर टेबल के पास आई और एमिली को घूरते हुए बोली, तुम्हें हो क्या गया है? एमिली पीछे हट गई और रोती हुई बोली, सॉरी एलियट, मैं तो बस चाहती थी कि तुम दूध पूरा पी लो। एलियट हल्की मुस्कान के साथ बोले। वो एमिली से लंबे थे, इसलिए हमेशा बात करते हुए थोड़ा झुक जाते थे। उन्होंने बच्चे की तरह कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, चिंता मत करो, मुझे अब ऑफिस जाना है। एक अच्छी बच्ची बनकर मेरा इंतजार करना, ठीक है? ठीक है। एमिली ने आंखें घुमाई और चिढ़कर बोली, वो 3 साल की नहीं है। तुमने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है। उसने तुम्हारी जरूरी फाइलें बर्बाद कर दी और तुमने कुछ नहीं कहा। एलियट का चेहरा गंभीर हो गया और आवाज नीची। मुझे पता है कि कल रात क्या हुआ था। भगवान का शुक्र है कि एमिली ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एलियट, एल्सी चिल्लाई, मैं तुम्हारा असली परिवार हूँ। एलियट बिना पीछे देखे चले गए। एल्सी गुस्से में पांव पटकने लगी। एमिली का भोला चेहरा उसे और भी चिढ़ाने लगा। उसने घूमकर जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन कुछ कदम चलकर उसे कुछ याद आया। वो पलटी और रसोई की ओर चिल्लाई, लोला, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? बस हो ही गया है। एल्सी ने घड़ी देखते हुए कहा, मुझे देर हो रही है, बस तैयार हो रहा है। लोला घबरा गई थी। उसने ज्यादातर समय एल्सी का नाश्ता बनाने में लगा दिया था, लेकिन आज एमिली ने वो खा लिया था। उसे एल्सी के लिए नया नाश्ता बनाना पड़ा। एमिली ने अपने सामने रखा सैंडविच उठाया और कहा, तुम मेरा ले लो। गुस्सा मत हो, ठीक है? मुझे किसी मंदबुद्धि का बचा खुचा खाना नहीं चाहिए। एल्सी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। इतना शोर क्यों हो रहा है? बेवली ने अपनी कनपटी दबाते हुए पूछा और पास आ गई। उसने एल्सी की ओर देखा और कहा, तुम अब तक गई क्यों नहीं? एल्सी गुस्से में बेवली के पास गई और एमिली की ओर इशारा करते हुए बोली, माँ, तुम्हें पता नहीं एलियट इस मंदबुद्धि पर कितना जान छिड़कता है। इसने उसके डॉक्यूमेंट्स पर दूध गिरा दिया और एलियट ने इसे कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझे डांट दिया। मंदबुद्धि शब्द दोबारा मत कहना। बेवली पहले ही विंसेंट के पूल की मरम्मत पर खर्च हुए पैसों को लेकर परेशान थी, इसलिए रात ठीक से सो नहीं पाई थी। सुबह सुबह ये सब देख उसका सिर और ज्यादा दुखने लगा। वो सोफे पर बैठ गई और लोला से बोली, एक ग्लास शहद वाला पानी लेकर आओ। जी बेवली, लोला ने रसोई से जवाब दिया। पापा तो यहाँ नहीं हैं, मैं इसे जो चाहूँ वो कह सकती हूँ। एल्सी ने एमिली को घूरते हुए उसके सैंडविच में टमाटर और बेकन देखे और चिल्लाई, तुम मेरा नाश्ता खा रही हो? एमिली चौंक गई और सैंडविच जमीन पर गिर गया। उसने जल्दी से उसे उठाया और एल्सी की तरफ बढ़ाया, तुम ले लो, मेरा ही है, दूर हटो। मैं जमीन पर गिरे खाने को नहीं छूती। एल्सी ने घिन से उसे धक्का दे दिया। एमिली लड़खड़ा गई। वो खुद को संभाल सकती थी, लेकिन तभी उसने दरवाजे पर चमड़े के जूते देखे। कुछ समझते हुए वो जानबूझकर टेबल के कोने से टकराई और जमीन पर गिर पड़ी। वो रोने लगी, एल्सी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? लोला शहद का पानी लेकर बाहर आ रही थी, तभी उसने ये सब देखा। ये उसके लिए नया नहीं था, लेकिन आज उसने दरवाजे पर खड़े एक आदमी को देखा, जिससे वो इतनी डर गई कि ग्लास गिरते गिरते बचा। बेवली ने आंखें खोली और चिढ़कर बोली, अब तक खड़ी क्यों हो? यहाँ लाकर दो। लोला ने सिर झुकाकर शहद का पानी चाय की मेज पर रख दिया। पानी पीते हुए और अपनी कनपटी दबाते हुए बेवली ने आंखें बंद की और एल्सी से कहा, एमिली को उठाओ। अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया तो आग बबूला हो जाएंगे। क्या उन्होंने सुबह ही काम पर नहीं जाना था?
एल्सी ने अनने ढंग से एमिली के पास जाकर उसके पांव पर ठोकर मारी। उठो, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, तुम खुद गिरी हो, ठीक है ना? एमिली रोते हुए बोली। पता है एल्सी, तुम गुस्सा मत हो प्लीज। बेवली ने आंखें उठाकर एल्सी से कहा, अब स्कूल जाओ, इससे पहले कि नौकर सब देख ले। लोला मेरी शिकायत नहीं करेगी, और अगर पापा ने देख भी लिया तो मैं। एल्सी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और चौंक गई। डैड, आप वापस कैसे आ गए? बेवली भी हैरान होकर खड़ी हो गई। मौरी ने अंदर आते हुए तिरस्कार से मुस्कुराया। वो धीरे धीरे एल्सी की ओर बढ़े, चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त था। अगर मैं देख भी लूं तो तुम क्या करोगी? बोलो। एल्सी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जल्दी से बेवली के पीछे छिप गई और घबराकर रोने लगी। मॉम। बेवली ने एल्सी का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की और अपने पति की ओर बढ़ी। उसने उसका हाथ थामते हुए पूछा, तुम वापस कैसे आ गए? कुछ भूल गए थे क्या? अगर मैं वापस नहीं आई तो ये सब मुझे मिस होना था। मौरी ने उसे झटका दिया और क्रोध से बोला, ये तुम्हारी नाम की देखभाल है? अगर मैं आज वापस न आता तो कब पता चलता कि तुम एक मंदबुद्धि बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव कर सकती हो। एमिली अभी तक नकली रो रही थी, लेकिन मौरी की ये बातें सुनकर सचमुच में बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तारांकन, ये मजबूर बच्चा अब मर चुका है, उसका मन चिल्लाया। पिछली जिंदगी में एल्सी रोज उसे सताती थी और मौरी कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज उसके शब्दों ने एमिली को अंदर तक हिला दिया। ऐसा लगता है पिताजी को उससे प्यार है, लेकिन वो मर चुकी थी। मौरी एमिली के पास आया और झुककर बैठ गया। उसने धीरे पूछा, ठीक हो? दर्द तो नहीं हुआ? बता दो, पिताजी तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाएंगे। एमिली इतनी जोर से रो रही थी कि सांसें कांपने लगीं। उसने उसकी आस्तीन पकड़ी और चिल्लाई, डैड। मौरी ने बेवली को डांटते हुए कहा, क्या इंतजार कर रहे हो? वो टूट सकती है, डॉक्टर बुलाओ। हारे मानकर भी बेवली बाहर गई। एल्सी इस अवसर पर भागना चाही, लेकिन मौरी ने रोक दिया। वहीं रुको, आज तुम ग्राउंडेड हो। घर में जो किया है उसके बारे में सोचो। डैड, आज मेरा एग्जाम है, एल्सी दुखी स्वर में बोली। एमिली, ठीक है, मैंने तो बस हल्का सा धक्का दिया था। हैरल्ड, मौरी दरवाजे पर खड़े होकर आदेश दिया, सख्त चेहरे के साथ। एक उम्रदराज, काले बालों वाला आदमी अंदर आया। सर, मौरी ने कहा, एल्सी को ऊपर ले जाकर कमरे में बंद करो। आज वो ग्राउंडेड है, उसे कोई खाना भी मत दो। जी सर। एल्सी मौरी से आंखें साध कर बोली, डैड, मेरा एग्जाम है, मुझे चूकना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण है, मैं माफी मांग सकती हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। एमिली, वो एमिली की ओर देख भेदभावपूर्ण भाव से बोली, मैं अच्छी हूं ना? एमिली उसकी ओर तिरछी नजर से देखती रही। उसके मन में एल्सी को टुकड़ों में काट देने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी उसे काबू में रहना होगा। उसे पूरी साजिश खोलने का बड़ा मौका चाहिए। डैड, एल्सी का एग्जाम है, उसे जाने दो। एमिली ने अपनी आंखों में अश्रु लिए कहा और मौरी की ओर देखा। उसकी आंखें अपनी मां जैसे लग रही थी। मौरी का दिल झुका और वो एल्सी की ओर तक देखना भी नहीं चाहता था। जल्दी जाकर कमरे में बंद करो। बेवली किनारे खड़ी रह गई, आनुवांशिक दया की उम्मीद लिए, लेकिन मौरी ने घूरते हुए कहा, और तुम? हमने स्कावो परिवार को 5 लाख क्यों उधार दिया था? कब? बेवली का रंग उड़ गया। उसने एमिली की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये मेरा नहीं, ये उसकी गलती है। कल रात उसने। चुप। मौरी गरज उठा, यार पर बिल पर लिखा है, बेवली ने वादा किया था। क्या तुमने पैसे भेजने का जिक्र किया था? कहा, लेकिन बेवली समझाना चाहती थी, लेकिन मौरी ने उसे थप्पड़ मार गिराया। तुमने मारा मुझे? बेवली हैरान गुस्से में बोली, कैसे हो सकता है? एल्सी सीढ़ियां चढ़ा दी गई थी। उसने मां को थप्पड़ खाते देखा और घबराते हुए चिल्लाई, डैड, मेरी गलती थी, मां को मत मारो। मौरी ने हाथ उठाया, तुम पर थप्पड़ नहीं मार सकता था क्या? उसने स्कारलेट की ओर इशारा किया, और तुम? घर में मंदबुद्धि बच्चे से दुरुपयोग हो रहा है, तुम्हारे पास अभी भी इंसानियत है? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो खुद गिर गई। बेवली चीख कर झुक गई, वो खुद गिर गई थी। रुक जाओ। एल्सी दौड़कर आई और चीखी, डैड, मेरी गलती है, माँ की नहीं।
मौरी असहाय आवाज में आदेश दिया, उसे कमरे में भेज दो। हैरल्ड को एल्सी ऊपर ले जाना पड़ा। वो मारी पिटी कर सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन हैरल्ड उठाकर कंधे पर ले गया। एल्सी चीख रही थी, नो, उसे जाने मत दो। बेवली जमीन पर चिल्लाई, छोड़ो उसे। मौरी दरिंदगी से बोला, चुप हो जाओ, तुम्हें माँ होने की कोई इज्जत है क्या? उसने गुस्से में छाती थपथपाई। बटलर पास से चाय का प्याला लाते हुए बोला, सर, चाय रख दीजिए, थोड़ा दिल ठंडा हो जाएगा। मौरी ने प्याला नीचे पटक दिया। गर्म चाय बेवली पर गिर गई। वो चीख पड़ी। गृहलय विलाप और चीखों से भीग गया। एमिली सोफे पर बैठी सिर झुकाए रही। किसी को भी उस हल्की मुस्कान का अंदाजा। के घर में पूल के पास विंसेंट एक विशाल जेड पत्थर के सहारे टिका था और उसकी उंगलियां उस पर धीरे धीरे टैप कर रही थीं। कुछ समय बाद एक गार्ड आया और बोला, आप सही थे, मिस्टर विंसेंट। उसने चश्मा पड़ते हुए गार्ड को इशारा किया कि वह जाए। गार्ड पीछे हट गया और बाकी गार्डों से मिला। बताओ, क्या हुआ? एक ने पूछा। वो बोला, रेक्स ने आज सुबह ब्रिक ग्रुप को स्विमिंग पूल फिर से बनाने का बिल भेज दिया था। क्या उस मंदबुद्धि पर ध्यान रखने को नहीं कहा गया था? वो गार्डों से बोला, पहले सुनो। उसने सांस भरी और आगे कहा, फिर मौरी पैदल भागा घर। पता चला उसने अपनी पत्नी और एल्सी को उस मंदबुद्धि को सताते देखा और उसने ठहाका लगाते हुए कहा, एक को पीटा गया और दूसरी को ग्राउंडेड कर दिया गया। होली शिट! गार्ड्स होश में नहीं थे।